नमस्कार, स्वागत है आपका ई स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह, और साथ ही साथ भारतीय बाजारों पर रणनीति पर भी चर्चा करेंगे और आपको आगे बताएंगे कि खबरों वाले शेयर्स के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में है। साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। चलिए शो की शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से, और इस वक्त पॉजिटिव शुरुआत यहां पर देखने को मिल रही है। हरे निशान में है गिफ्ट निफ्टी, करीब 70 अंकों से ज्यादा की मजबूती है गिफ्ट निफ्टी में। कोरिया के बाजार भी 2% ऊपर हैं। हांगकांग के बाजार में 148 अंकों की तेजी है और जापान के बाजार में भी 2% ऊपर, करीब 750 अंकों से ज्यादा की तेजी जापान के बाजार में भी देखने को मिल रही है। हालांकि चीन के बाजार देखेंगे तो वो हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के बात करें तो एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और इसकी वजह यह है कि लगातार दुनिया भर के बाजारों में जो रैली चालू है, स्पेशली यूएस के मार्केट्स हम देख रहे हैं लगातार दूसरे दिन कल मजबूती के साथ बंद हुए। S&P 500 और नैस्डैक में 1 से 1.5% की तेजी थी। वहीं डाउ जोन्स में कल के दिन भी 260 अंकों का उछाल था। तो लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि तेजी बरकरार थी, और इसकी वजह ये थी कि अब वहां पर पूरी तरीके से फोकस शिफ्ट हो चुका है अर्निंग्स पर, और एक के बाद एक जो नतीजे आ रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। S&P 500 में अभी तक जो नतीजे आए उसमें 76% से ज्यादा कंपनियों के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे और स्टॉक उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। हमने देखा कि कल यूएस में मार्केट बंद होने के बाद जो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशंस होते हैं उसमें टेस्ला ने भी अपने नंबर घोषित किए। हालांकि नतीजे अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि वो अब अफोर्डेबल सेगमेंट में भी एंट्री लेंगे, जिसके चलते स्टॉक में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेशन में 10% की बढ़त देखने को मिली। तो उम्मीद है कि आज भी मजबूती ही रहेगी वहां पर। और कुछ और नतीजों की बात करें तो स्पॉटिफाई में 11% की तेजी थी नतीजों के बाद। यूपीएस में 2.5% की तेजी थी। जी एरोस्पेस के भी नतीजे है, उसके बाद 8% की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। तो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर कंपनियों के नतीजे बेहतर साइड पर नजर आ रहे हैं और उसी पर यूएस मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है। तो फोकस अब शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, हम देख रहे हैं नतीजों पर। इसके अलावा एक और चीज हुई, कल यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आए, जो इसमें की गिरावट देखने को मिली। अप्रैल में 49.9 पर आ चुका है पीएमआई। अगर मार्च में अगर देखें तो 51.9 था, तो वहां से कमी देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ अगर कंपेयर करेंगे तो, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड्स में भी थोड़ी नरमी आई और उससे भी सपोर्ट नजर आया अमेरिकी बाजारों की तेजी में, क्योंकि अब ब्याज दरों को में जो कटौती की संभावना है वो भी अब तेज होते हुए दिखाई दे रही है। वापस से अब कटौती की बात की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़ों को देखते हुए। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि तेजी को सपोर्ट कर रहे थे। आज बोइंग के नतीजे आएंगे, मेटा प्लेटफॉर्म, फोर्ड और आईबीएम जैसी कंपनियों के भी नतीजे आएंगे, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। यूरोप के बाजारों से भी अच्छे संकेत है, सभी इंडाइसेस हरे निशान में मजबूती के साथ बंद हुए। और बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालें तो जैसा कि हमने आपको बताया हल्की नरमी आई थी, अभी भी 4.6% पर स्टेबल है, लेकिन थोड़ी नरमी आई थी जब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आए। और वो जो धीमापन देखा हमने, अब उससे ब्याज दरों में कटौती की संभावना बढ़ चुकी है, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई, सोने में गिरावट आई, लेकिन कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली। $88 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। कुल मिला के बात करें तो आज ग्लोबल बाजारों से संकेत अच्छे हैं। अब आते हैं एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर, और उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली जारी है, और कल के दिन भी हमने देखा कि करीब 3045 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज करके गए। डीआईएस की तरफ से हालांकि देखेंगे तो वहां पर लगातार एक सपोर्ट मिल रहा है, और 2919 करोड़ की खरीदारी हुई है डीआईआईज ने की। इंडेक्स फ्यूचर में 310 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 25,315 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। अब आज हम बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी देखेंगे, कल निफ्टी की एक्सपायरी है अप्रैल सीरीज की। तो इसमें भी देखना होगा कि मार्केट में कौन से लेवल्स अहम होंगे इन तमाम डेटा को देखते हुए, और इसका पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जैसे अगर आपको याद होगा तो कल भी हमने आपके सामने एक वर्ड भी इस्तेमाल किया था, अगर आप थोड़ा सा भी रिकॉल करेंगे, कि मार्केट का फ्यूल खत्म हो गया है और बाजार को चलने में थोड़ी सी तकलीफ हो गई, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट कवरिंग इतनी कर चुका है कि उसका शॉर्ट्स कवर करने के लिए ही नहीं है। वो 80% से ज्यादा शॉर्ट्स को सिस्टम से बाहर निकाल चुका है। आप खरीदारी कर नहीं रहे, शॉर्ट्स को बाहर निकाल चुके हो, तो फिर आप चलोगे कैसे? या तो आप खरीदारी कीजिए या तो शॉर्ट्स को और कवर करो। शॉर्ट्स तो है ही नहीं,
बचे हुए, तो उनको तो उन्होंने सिस्टम से बाहर कर दिया कवरिंग करके। तो लेकिन अगर आपको लॉन्ग नहीं करोगे तो बाजार चलेगा नहीं। कल भी आप देखेंगे तो अरे इन स्पाइट ऑफ दिस कि ग्लोबल मार्केट ठीक थे, आपको हल्का सा एक गैप अप भी मिला, लेकिन उस गैप अप को आप ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए, बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आए हैं। हमने एक पॉइंट आपके सामने और भी रखा था, वो ये पॉइंट रखा था कि इस बार की सीरीज हमें नहीं लगता कि 22,000 तोड़ देगी, और अभी तक कोई 22,000 के लेवल भी नहीं टूटे, और हमने कल आपको एक नॉच और ऊपर करवा दिया था कि 22,200 का भी आप चाहें तो स्टॉप लॉस अब रख लें। एक चीज हमने कल भी और भी आपको क्लियर की थी, वो ये की थी कि नए वाले लोग नहीं आए। कल अगर जो भी जिन लोगों ने नए लोगों ने एंट्री की है, कल ही कल में उनका लॉस बनना शुरू हो गया। तो इसलिए तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे कल मार्केट ने बिल्कुल करेक्ट किया और मार्केट चर्न करता रह गया। मैं फिर से बोलूंगा, आज भी इसी पॉइंट पे मैं हूँ कि मार्केट के अंदर किसी तरह का कोई मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हुए हैं। कैश में एप्पल में जरूर सेलिंग की है, ऑप्शंस में भी सेलिंग है। ये एक बेरिश ट्रेंड होता है कि जब ऑप्शंस में बेचे और कैश में तरफ बेचे तो आपके रेजिस्टेंस पक्के हैं। रेजिस्टेंस है क्या? ये 450 से 500 वाला रेजिस्टेंस है, जिसमें मैंने कल भी आपको बताया था। अगर आप कल डाटा चेक करना चाहें तो आपको साफ पता लग जाएगा, कल हमने 450 की रेंज को पार ही नहीं किया है। तो ये मार्केट के अंदर एक रेंज का कारोबार रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट के अपने सपोर्ट्स भी तोड़ देगा ऐसा भी नहीं है। मार्केट अपने सपोर्ट भी नहीं तोड़ेगा और 22,200-300 के ऊपर ही शायद बंद भी करेगा। तो आज चर्निंग फिर से होगी। तो आज चर्निंग के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, यानी कि बाय या सेल करते हैं, तो कृपा करके मार्केट से दूर रहें। अगर आप राइटर हैं, यानी कि आप बेच के पैसा कमाते हैं, तो फिर ये आपके लिए बढ़िया ट्रेड हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस राइटर्स के लिए ही होगा, अदरवाइज सीधा नेकेड राइटर्स के लिए नहीं है ये। दूसरा पॉइंट, अगर आपको आज रेंज में ट्रेड करना है, आप या आपके पास पुरानी पोजीशन है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा, और मेरे हिसाब से तो आपको सौदों को कवर भी कर लेना चाहिए और नई सीरीज में रोल ओवर नहीं करना चाहिए। नई सीरीज अब अगली बार जब आप आएंगे ना, तो अपने हिसाब से देख के लीजिएगा। रोल ओवर थोड़ा कम करें इस बार, क्योंकि रोल ओवर लेवल्स और जो डाटा बन रहा है वो बहुत अच्छा नहीं बन रहा। अगली सीरीज का हम लाइट सीरीज के अंदर ट्रांसफर होके जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी में, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी है। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर फिर से शॉर्ट कवरिंग हुई है और ये लास्ट राउंड की शॉर्ट कवरिंग थी। कल अगर आपको नहीं यकीन हो रहा हो तो आप खोल के देखिए डाटा। भले निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको हल्के हल्के हरे निशान में दिखेंगे, बट दोनों के फ्यूचर्स लाल निशान में थे। निफ्टी के भी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी के भी फ्यूचर्स आपको लाल निशान में दिखेंगे आफ्टर रिलीज। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मार्केट के पास शॉर्ट्स कवर करने के लिए, और जहां पे थे हम कल ऑलमोस्ट वहीं जाके ही बंद हुए हैं। तो कुल मिला के बाजार अभी एक रेंज में रहेगा। बैंक निफ्टी में भी चर्निंग होगी। 48,000 48,200 हमने आपको एक लेवल बताया था कि ये पार नहीं होगा। अगर हो भी गए, कल आप देख लीजिए 48,200 के ऊपर ना केवल बाजार गया, ना उसके आ गया। तो कुल मिला के अब हमारा भी मानना यह है कि बाजार के अंदर ना ही सपोर्ट्स हुए हैं और दोनों के कांटे की टक्कर है, और आपको सिर्फ चर्न करवाएंगे। तो अगला एक दिन और आज से तो बैंक निफ्टी के लिए चर्निंग का होगा, निफ्टी के लिए कल का भी चर्निंग का दिन लग सकता है। कुछ नहीं होगा इंडाइसिस के अंदर, अगर शांति में रखें इंडाइसिस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने स्टॉक्स के अंदर काम कीजिए। 3 से 4 शेयर एफ&ओ बैंक के अंदर है। पुट कॉल रेशियो में नो मेजर चेंजेस, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा बैंक निफ्टी का पीसीआर ज्यादा ठीक हुआ है, इसलिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करें। ज्यादा ज्यादा शॉर्ट नहीं करना बैंक निफ्टी को। अगर कर भी लिया मान लीजिए आपने, तो छोटा सा प्रॉफिट बुक करके तुरंत बाहर निकल आइएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी ओवर सोल्ड होकर खड़ा हुआ है। दूसरी पॉइंट, एफआईज डीआईज और रिटेल के कारोबार में किसी तरह का लॉन्ग होल्डिंग में चेंज नहीं है। ये जो कैश में चेंज होता है, ये कहीं ना कहीं आके फ्यूचर्स में बाय करके वो हेज हो जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो कैश में बिकवा लिया, ऑप्शन में बिकवा लिया, लेकिन और स्टॉक्स के फ्यूचर्स में भी काम करते हैं और स्टॉक्स के ऑप्शन में भी काम करते हैं। तो वहां पे उन्होंने पोजीशंस बनाई हुई, तो इसलिए नेट पोजीशंस में कोई चेंजेस नहीं है। वो अभी भी जस्ट के तस है, करीब 34-35% पे। रिटेल के पास 63% है और डीएस के पास करीब 38% की लॉन्ग पोजीशन है सिस्टम में। तो मेरे को लगता है आज पूरा दिन सिर्फ चर्निंग का दिन होगा। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करें शॉर्ट करने से, लॉन्ग भी ना करें ज्यादा। और रेंज में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 48,200 ऊपर तक का है, 47,700 और 800 नीचे तक का सपोर्ट एरिया है। सेम विद द बैंक निफ्टी, ऊपर जाएंगे तो आपका 450-500 रेजिस्टेंस एरिया है और सपोर्ट एरिया 22,200-300। ठीक है, तो ये है नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी पर चर्निंग बनी रहेगी। रेंज को ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो टूटेगा नहीं और रेजिस्टेंस के पार भी ज़्यादा नहीं निकलेगा, तो इसी रेंज में रहेगा और इसी को आप प्ले करिए। ज़्यादा कुछ बड़े पोजीशंस ना लेके चले, क्योंकि अब एक्सपायरी भी है, तो उसका भी आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन जी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति अपनाएं आज बाजार में और किन शेयरों में ट्रेड करें? नमस्कार पूजा जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पूजा जी, कल जब 10:30 बजे वाले शो में मैं आपके साथ जुड़ा था, तब ये डिस्कस हुआ था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ओपन हाई की फॉर्मेशन है और पहले 75 मिनट में जो सेल ऑफ आया है, लगभग उसी के अंदर हम पूरा दिन स्पेंड करेंगे। अगर ब्रेकआउट आना भी है तो लेटर हाफ में आएगा। तो जो पहला वाला व्यू था वो सही गया, पहले 75 मिनट के अंदर ही हमने पूरा टाइम स्पेंड किया। और आज अगर एसजीएक्स निफ्टी देखें तो हम कल का जो ओपन हाई था उसके आसपास खुल रहे हैं, तो आज भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट में किसी तरह का ट्रेंड मूव रहेगा। ब्रॉडली रेंज रहनी चाहिए 22,450 ऊपर में और 22,375 नीचे में। इसी रेंज के अंदर हम पूरा टाइम स्पेंड करते हुए देखेंगे। बैंक निफ्टी पे भी एक गैप छूटा हुआ था 48,400 48,200 के बीच में। तो रेगुलरली जब मार्केट बाउंस कर रहा था तब से मेरा टारगेट यही अचीव होने के बाद से 2 दिन से साइडवेज है और प्रोबेबली यहाँ से एक दिन 1.5 दिन और हम साइडवेज रहेंगे 48,000 47,900 नीचे में, 48,200 48,300 ऊपर में। इसी रेंज के अंदर टाइम स्पेंड होता हुआ दिखेगा। तो आज जैसा डिब्बी जी ने कहा, ऑप्शन बायर के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है। स्टॉक स्पेसिफिक हो सकती है लेकिन इंडेक्स में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि कल फिर निफ्टी में जिस हिसाब से स्पाइक आया था, फिर निफ्टी 21,300 के अराउंड था, केवल 60 पॉइंट की फॉल आई थी, लेकिन 20,900 तक के पुट्स एकदम से 85 पैसे से 10 रुपए तक हो गए थे। तो ऑप्शन सेलर के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत भरा माहौल है। तो मैं ये कहूंगा कि अवॉइड करके चलना चाहिए इंडेक्स में पोजिशन। स्टॉक स्पेसिफिक प्ले कर सकते हैं। 2 बाई कॉल दूंगा। पहला मिड कैप कैटेगरी में रहेगा आर्किड प्लाई। 84 वीक्स का लॉन्ग बेस बना हुआ है जहां से ब्रेकआउट आया था। लास्ट टाइम भी आपके चैनल पर रिकमेंड किया था 100 रुपए के लगभग, वहां से 125 गया था। लास्ट वीक इनसाइड बार था जहां से ब्रेकआउट आया है। तो स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस 121 से वापस लॉन्ग कर लेना चाहिए। 110 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा और 144 रुपए का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके वापस से स्टॉक में डिप आती है तो बाई करके चलना चाहिए। दूसरा, हम मंथली एक्सपायरी की तरफ खड़े हैं तो थोड़ा सा उन स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए जहां पे एक्सेसिवली शॉर्ट बने हैं, वहां पे शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश काफी हाई रहेगी। उसी में से एक काउंटर है एलटीआई माइंडट्री। मार्च और अप्रैल में बहुत जबरदस्त इसमें शॉर्ट्स बने थे, लेकिन फ्राइडे के सेशन में एक रिवर्सल कैंडल हैमर की फॉर्मेशन थी। मंडे फॉलो थ्रू मूव मिला और ट्यूसडे कल के सेशन में ये 1% 47 रुपए ऊपर जाके बंद हुआ है और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हुई है। तो अभी मेजर शॉर्ट्स ऊपर से बिल्ट है और नीचे से फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हुई हैं। इसमें केवल एक 75 मिनट के चार्ट पे लोअर हाई की फॉर्मेशन है 4753। जैसे ही ये 4755 के ऊपर निकलता है इसमें बड़ी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी। 4900 बेयर मिनिमम टारगेट रहेगा, वैसे ये 5000 तक जा सकता है स्टॉक, तो इसको भी लॉन्ग करके चलना चाहिए। अब इसको 2 जगह लॉन्ग कर सकते हैं, या तो डिप्स पे 4700 मिले जहां सपोर्ट है वहां लॉन्ग कर लीजिए, या 4750 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो लॉन्ग कर लीजिए। 4640 के अराउंड स्टॉप लॉस रहेगा। 4850 पे एक रेजिस्टेंस है, वहां पे टारगेट ले सकते हैं। उसको क्रॉस करता है तो 5000 तक ये स्टॉक आराम से निकल जाएगा। तो इन 2 स्टॉक्स पे आज के लिए फोकस रखना चाहिए, इनमें बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो एलटीआई माइंडट्री ये स्टॉक फोकस में रहेगा और आर्किड प्लाई पर भी नजर रखे 144 के टारगेट के लिए। अंशुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कुछ नतीजों पर और खबरों वाले शेयर्स पर। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद गुड मॉर्निंग, पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनलाइन सेट ऑफ नंबर आए हैं, स्टेबल मूवमेंट देखने मिला है। हालांकि थोड़ी सी एक एक्सेप्शनल लॉस ज़रूर आई है लगभग 216 करोड़ की, वो जो है इसके कारण जो है पैट में इम्पैक्ट आया। पैट लगभग 22% गिरा है। डिविडेंड 7.5 रुपये का ऑलमोस्ट आया और भारत के बिजनेस में परफॉर्मेंस भी अच्छी आई है। इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ी म्यूटेड रही है। टाटा एलेक्सी की बात करेंगे तो दूसरा स्टॉक है, यहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं ओवरऑल, और सीक्वेंशियली जो है थोड़ी सी मार्जिन में भी प्रेशर आया और लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन प्रेशर आया है। 361 वैम वेल्थ मैनेजमेंट का है, अच्छे नतीजे आए और हम ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि वेल्थ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के नतीजे बहुत स्ट्रांग देखने मिल रहे हैं। टॉप लाइन ग्रोथ भी अच्छा आया और एयूएम की ग्रोथ भी अच्छी देखने मिली है। अनुमान से कमज़ोर नतीजे आए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के, यहाँ पे जो है सारे पैरामीटर्स
उसके आप देख लीजिए, पैट देख लीजिए, आप रिटेल एपी ग्रोथ लीजिए, और जो ऑपरेशनल पैरामीटर्स होते हैं जब हम इंश्योरेंस कंपनीज ट्रैक करते हैं, सारे पैरामीटर्स जो है कमज़ोर आए हैं एनालिस्ट एस्टिमेट से। साइन डीएलएम के भी जो है ओवरऑल देखें तो कमज़ोर नतीजे देखने मिले, और एबिटा मार्जिन में लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है। वहीं नेल्को की बात करते हैं तो यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है, और इनकम जो है सपाट है, लेकिन पैट में 7% का ग्रोथ आया है। एमसीएक्स के बारे में बात करेंगे तो लार्जली इनलाइन टू वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, जहाँ पे ओवरऑल पैट का अमाउंट जो आपको ज़्यादा देखने मिल रहा होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि बेस लो था, और यहाँ पे जो उनके जो सॉफ्टवेयर चार्जेस है उसमें भी जो है अब गिरावट आ गई है, जो एक ओवरहैंग था स्टॉक में। तो ऑफकोर्स स्टॉक जो है थोड़ी मिक्स्ड रिएक्शंस के साथ खुल सकता है। और आखिर में हुतामाकी इंडिया के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। यहाँ पे रेवेन्यू एबिटा में गिरावट देखने मिला है, और मार्जिन्स में भी लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स का दबाव आया है। तो अब जो है थोड़े थोड़े मिले जुले नतीजे जो ओवरऑल देखने मिल रहे हैं, और थोड़ी सी टूवर्ड्स द मिक्स्ड और वीक साइड जो है ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं आपके ब्रॉडर स्पेस में। ठीक है, तो ये है कुछ नतीजे। शायद इसके अलावा खबरों वाले शेयर बताइए। जी बिल्कुल पूजा, खबरों वाले शेयर्स में आईएफएल फाइनेंस फोकस में रहे। स्पेशल ऑडिट है जो आरबीआई ने बोला था उनके गोल्ड लोन्स को लेके, अब वो शुरू हो चुकी है। एक टाइप से कह सकते हैं कि अब जो है कंपनी कोऑपरेट कर रही है अथॉरिटीज़ के साथ, और एक टाइप से इसे पॉजिटिव सेंटिमेंट माना जाएगा। और स्टॉक्स में भी एक अच्छी बाइंग भी देखने मिल रही थी पिछले 2 से 3 हफ्तों तक, तो यहाँ पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी क्यूआईपी इशू उनका जो है बंद हो चुका है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एलोटीज आए हैं वो इंक्लूड करते गोल्डमैन सैक्स, आदित्य बिरला सन लाइफ, फिडेलिटी ग्रुप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया। पावर ग्रिड ने भी जो है जेवी किया है, सप्लीमेंट्री जेवी करार एनटीपीसी एनएचपीसी पावर ग्रिड के साथ, उनकी जो 2 आर्म्स है, तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। वही रमा स्टील ट्यूब्स स्मॉल कैप स्पेस में कंपनी है, बोर्ड ने अप्रूवल दी कि 500 करोड़ रेस करेंगे फर्दर पब्लिक इशू के द्वारा, एफपीओ के द्वारा, तो इसको भी ज़रूर फोकस में रखिएगा। छोलामंडलम की फंड मीटिंग है 30 अप्रैल को। वही आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, तो एक 460 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, लेकिन इसको जो ऑर्डर मिला है वो 413 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है रायपुर के रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने के लिए। तो ये आप कह सकते हैं ऑर्डर और मार्केट कैप लगभग सेम है, तो इस स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। लुपिन के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे उनको EIR एस्टैब्लिशमेंट का जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो मिला यूएसएफडीए द्वारा औरंगाबाद के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए, एक टाइप से पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। एसबीआई कार्ड ने भी जो है इंपॉर्टेंट लॉन्चेस किए हैं कार्ड माइल्स को लेके, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रही है। और आखिर में बीएससी भी फोकस में रहेगा। हालांकि उनके जो कंपटीटर है एनएससी, उन्होंने जो है अनाउंस किया कि कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं रहेगा जो ट्रेड्स एफएनओ के होने वाले हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स आज ही इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये नया निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, और अगले 6 महीने तक जो है अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। तो एक टाइप से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उसके कारण बीएससी में थोड़ी सी प्रेशर आ सकती है। तो ये सारे स्टॉक्स है जो आप अपने दिन के ट्रेड में फोकस में रखेंगे, और यहाँ पे एक्शन और वॉल्यूम्स दिखने मिलेगा। राइट, बीएससी का शेयर कल 12% ऊपर था वैसे, लेकिन अब एनएससी का जो नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो चुका है उससे थोड़ा प्रेशर आ सकता है बीएससी पर। इस पर नजर रहेगी, और तमाम स्टॉक्स और खबरों पर भी आज फोकस। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की। हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। अब नरमी देखने को मिल रही है पिछले कुछ सेशन से सोने में, कैसे ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले हफ्ते जब हमने देखा एस्केलेशन जो बने हुए थे इजराइल और ईरान के, वो थोड़े से कम होते हुए दिखाई दिए, जिसके चलते पिछले 2 दिनों में काफी बड़ी गिरावट हमने देखी। बट कहीं ना कहीं हमने देखा कल लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर मिली है। मार्केट का टोन अभी भी नेगेटिव है, बिकॉज वॉर में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है तो अदर फैक्टर्स लाइक इंटरेस्ट रेट जो जून में कट होने वाला था वो पोस्टपोन हो जाएगा, तो उसके चलते मार्केट में दबाव रहेगा। बट आज दिन के सेशन में हम एक बार एक जंप देख सकते हैं, जहाँ पे मुझे लगता है कि 100-150 के आसपास का अगर बाउंस मिलता है वहां पे बिकॉली कीजिए। लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा जो 70-600 तक का टारगेट रहेगा। चांदी में भी ऐसा ही कुछ हाल है, क्योंकि मार्केट अब 80,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेके बैठा है, तो मुझे लगता है एक दायरा बन जाएगा जो हम 81-500 हायर साइड में और 80-300 80-500 तक के टारगेट हम नीचे में देख पाएंगे। तो एक बड़े दायरे में एज ऑफ नाउ मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए, दोनों में बिकवाली करने की सलाह, लेकिन एक रेंज में रहेगा, उसे आप प्ले कीजिए। अजय जी, कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में क्या सलाह होगी आपकी? कच्चे तेल में थोड़ी तेजी आई है, लेकिन एक दायरे में ही वहां पर भी ट्रेड हो रहा है। आगे के लिए क्या चाल देख रहे हैं आप? क्या लेवल्स वॉच करेंगे क्रूड पर? बिल्कुल मुझे लगता है कि कच्चे तेल में देखिए जो वॉर प्रीमियम था वो कम हो गया, जिसकी वजह से हमने एक गिरावट भी देखी। पर प्राइसेस फिर से अपलिफ्ट करना चालू कर दिया जिस दिन से यूएस ने ईरान और वेनेजुला के ऑयल पे सैंक्शंस की बात की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वॉर प्रीमियम खत्म हुआ है, लेकिन एक तरफ से डिमांड चाइना से नंबर्स अच्छे हैं और दूसरे जो नए सैंक्शंस की बात हो रही है ये प्राइसेस को टेम्पररी सपोर्ट करेगा। तो कल भी हमने अच्छी रैली देखी, आज भी ये कंटिन्यू रहेगा। 6850 लेके चलिए, 6750 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड है जो 7030 से 7050 का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर नेचुरल गैस में अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में वेदर में जो चेंजेस आया है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी एक बाइंग एक्टिविटी बढ़ी है। तो अगला वायदा अगर हम बात करें मई का, तो यहाँ पे मुझे लगता है 170 पे लेके चलना चाहिए। 167 का स्टॉप लॉस रखिए। लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 178 का लेवल दिखा सकता है। इन्वेंट्री पिछले साल के मुकाबले अभी भी 39% ज्यादा है, जिसकी वजह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़े गेन्स नहीं दिखाई देंगे, बट एक दायरा चलता रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन कट की भी न्यूज है। बिल्कुल, तो प्रोडक्शन कट की भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, उसका भी एक असर रहेगा। लेकिन दोनों साइड के फैक्टर्स हैं, तो एक दायरे में कच्चा तेल कारोबार करेगा। और बेस मेटल्स पर अजय आपकी क्या सलाह होगी? बिल्कुल भैया जी, अगर पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो जिस ढंग से सोने चांदी में हमने गिरावट देखा, उसी का एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमने बेस मेटल में भी देखा है। बट अभी भी हम देखें तो सप्लाई साइड कंसर्न बना हुआ है। खास करके अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो लंदन मेटल पे जो रशियन का जो कंसर्न है, इसके बाद एक बड़ी रैली हुई थी। तो सप्लाई साइड कंसर्न बना है और जो इकोनॉमिकल डेटा आए हैं अभी तक चाइना से वो भी अच्छा है। इसी को देखते हुए कॉपर और एल्यूमिनियम ये दो कमोडिटी में बाइंग किया जा सकता है, जहां पे कॉपर 837 पर नेक्स्ट मंथ लेके चलना चाहिए। 833 के स्टॉप लॉस रखिए। 842 तक के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं एल्यूमिनियम पर नजर रखिए क्योंकि रशियन मेटल्स को जो बैन की अपडेट है उसके बाद मार्केट में काफी अच्छा जंप भी आता हुआ दिखाई दिया और अभी भी ये कंटिन्यू रह सकता है। तो 240 पे लेके चलना है। 238 का स्टॉप लॉस लगाइए। 243 का इमीडिएट टारगेट है, बट आने में हम 250 तक का भी लेवल देखेंगे कि जो एस्केलेशन है मेटल बैन के ऊपर अगर वो ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो। हाँ, तो यह है सलाह मेटल्स पर। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए अब रुक करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट का। गौरव है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। गौरव, बताइए। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय एयरटेल के साथ, क्योंकि सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1520 रुपीज़ का है। तो सिटी ने एक्चुअली FY26 का जो आरपू एस्टिमेट है उसमें 3% का जो बढ़ावा किया है और उनका मानना है कि कहीं पे ये जो टैरिफ हाइक है वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है विजिबिलिटी में कि टैरिफ हाइक होने वाली है। उसके अलावा उन्होंने वैल्यूएशन जो है इंडिया मोबाइल, होम्स एंड एंटरप्राइज सेगमेंट के उसमें भी एक थोड़ा अपटिक दिखाया है और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू सिटी की तरफ से देखने को मिल रहा है भारतीय एयरटेल पे। अगली बात करते हैं सिप्ला की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1550 तो रखा ही है और इसी के साथ साथ उन्होंने लॉन्ग फास्ट इनिशिएट किया है इस स्टॉक पे। तो जैसे हमने देखा कि सिप्ला ने 10% से भी ज़्यादा डाउन टिक दिखाया है 52 वीक हाई लेवल से, और इसका मेन रीज़न ये था कि एमनियल कंपनी जो है उसने अल्बिटरॉल सेगमेंट में जो एंट्री की थी उसके वजह से। बट अभी इन्वेस्टेक का मानना यह है कि कहीं पे सिप्ला का जो EPS है वो कहीं से काफ़ी कम आता है ये अल्बिटरॉल सेगमेंट की वजह से, और इसके बाद हमें कहीं पे अर्निंग्स में भी एक अपटिक देखने को मिल सकता है सिप्ला की तरफ से, और इसीलिए एक बुलिश व्यू उनके तरफ से भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उन्होंने टारगेट प्राइस जो है वो 1550 रुपीज़ का दिया है। बात करते हैं थॉमस कुक की, क्योंकि BNK ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 250 रुपीज़ का। तो उनका मानना है कि कहीं पे जो रिकवरी हमने देखी नहीं थी कंपनी वो हमें अभी देखने को मिल सकती है। आगे ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है मार्जिन्स में भी और कंपनी के रेवेन्यूज़ में भी। उसके अलावा ये जो स्टर्लिंग के साथ जो डीमर्जर होने वाला है उसकी वजह से भी एक अच्छा खासा एक ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, और इसी के चलते हुए उन्होंने 17% का रेवेन्यू CAGR जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगले 2 सालों में, और इसी के चलते उन्होंने टारगेट प्राइस 250 रुपीज़ का दिया है। अगली बात करते हैं कुछ ब्रोकरेजेस की, जो हमने देखा कि जैसे टाटा कंज्यूमर्स का कल रिजल्ट आया था और उसके ऊपर अगर ब्रोकरेज की माने तो CLSA ने जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 1288 रुपीज़ का किया है, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि नंबर्स तो इनलाइन आए थे, मार्जिन्स में कहीं पे बढ़ावत देखने को मिली थी कंसेंसस के हिसाब से, बट कहीं पे फिर भी वीक आउटलुक हमें देखने को मिला था। इसी के चलते हुए अगर गोल्डमैन सैक्स की माने तो उन्होंने भी मेंटेन किया है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस है 1030 रुपीज़ का। अगली बात करते हैं ICICI प्रू की, क्योंकि इसके
बस आ चुके थे, जहाँ पे हमने देखा कि वीएनबी मार्जिन में कहीं पे घटावट देखने को मिली थी। और इसी के चलते अगर हम नोवामा की बात करें तो उन्होंने होल्ड रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 590 रुपीज़ का रखा है। और अगर हम मैक्वेरी की बात करें तो उन्होंने भी न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस 540 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि कहीं पे एक बेरिश व्यू इन ब्रोकरेजेस की तरफ से देखने को मिल रहा है कंपनी के ऊपर। तो आगे जाके ये कंपनीज पे नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ब्रोकरेजेस का एक स्ट्रॉन्ग व्यू हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं जिस पर कि आज फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही।